नमस्कार दोस्तों, मैं महेश यादव एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हमारे योद्धा ऐप पे। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मोटिवेटेड होंगे पढ़ाई को लेकर और लगातार पढ़ रहे होंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप मुझसे पॉलिटी पढ़ना चाहते हो या एक एनडीए के एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो तो अभी ही गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप हमारे योद्धा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, जो हमारा टॉपिक चल रहा था प्रस्तावना, उसमें से थोड़ा बहुत कुछ हमने पढ़ लिया है प्रस्तावना के बारे में और आज हम उनके आगे चर्चा करेंगे। तो मैं पहले का थोड़ा बहुत आपको बता देता हूं कि क्या क्या हमने पढ़ लिया है। तो देखिए दोस्तों, मैं प्रस्तावना है हमारा टॉपिक, जिसको हम क्या कह सकते हैं, उद्देशिका। उद्देशिका, ठीक है दोस्तों। हमने सबसे पहली क्लास हुई थी उसमें हमने देखा था कि प्रस्तावना क्या अर्थ होता है, क्या परिभाषाएं हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या इसका महत्व रहा है, कुछ तत्वों का प्रभाव रहा है हमारी प्रस्तावना पर। उद्देश्य प्रस्ताव था, उसमें अमेरिका का प्रभाव रहा है, ऑस्ट्रेलिया का प्रभाव था, दो महान क्रांतियां हुई थी, इनके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। उसके बाद में हमने देख लिया था कि प्रस्तावना यानी मूल प्रस्तावना में कितने शब्द होते हैं, वर्तमान में कितने शब्द हैं, इनके बारे में भी हमने चर्चाएं कर ली थी। फिर हमने यानी टोटल प्रस्तावना को 3 भागों में पढ़ने के लिए मैं कहा था कि हम प्रस्तावना को 3 पार्ट में अध्ययन करेंगे। जो हम पहले पार्ट का अध्ययन कर रहे थे, पहला पार्ट क्या था कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिक को, यह हमारा पहला पार्ट था। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर से इस पार्ट को लिखता हूं, फिर देखते हैं कि कौन सी यानी फर्स्ट लाइन की व्याख्या क्या थी और उसमें कौन से शब्द तक हमने चर्चाएं कर ली थी। तो आप भी साथ के साथ अपने साथ पेन और कॉपी लेकर बैठिए और एक अच्छे से नोट्स बनाइए। मेरे साथ के साथ आप भी नोट्स बनाते हुए चलिए। देखना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिक को यह है हमारा प्रस्तावना का पहला पार्ट, जिसके बारे में हम चर्चाएं कर रहे थे पिछली क्लास में। देखिए दोस्तों, हमने जो पहली लाइन की व्याख्या पढ़ ली थी, इनके बारे में हमने चर्चाएं कर ली थी। क्या था कि हम लोग शब्द कहां से लिया गया था? तो मेरे दोस्तों, हम लोग शब्द हमारी प्रस्तावना में अमेरिका /यूएनओ की प्रस्तावना से लिया गया था। फिर हमने चर्चा की थी अगला पॉइंट कि हम लोग शब्द का अर्थ क्या होता है, कि हम लोग शब्द का अर्थ होता है कि संविधान की संपूर्ण शक्ति जनता में निहित है। फिर हम लोग शब्द किसको दर्शाता है? तो मेरे दोस्तों, हम लोग शब्द लौकिक या लोकप्रिय संप्रभुता को दर्शाता है। उसके बाद में हमने चर्चा की थी कि हमारी प्रस्तावना में यानी संविधान की प्रस्तावना में भारत नाम का उल्लेख कितनी बार किया गया है। तो हमारी प्रस्तावना में भारत नाम का उल्लेख 2 बार किया गया था। इसके बारे में हमने चर्चाएं कर ली थी। फिर हमने एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी जो सेकंड पॉइंट था, सेकंड लाइन थी, इसके ऊपर हम चर्चाएं कर रहे थे कि
प्रस्तावना में शब्दों का क्रम कौन सा था? तो एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ये हमारे प्रस्तावना में शब्दों का क्रम रहा है। और पहला जो पॉइंट था हमारा एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसके बारे में हमने चर्चाएं कर ली थी। क्या कर ली थी कि एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या है कि यह शब्द एक संप्रभुता से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है मेरे दोस्तों? एक संप्रभुता से जुड़ा हुआ है। फिर हमने देखा था कि एक संप्रभुता होती क्या है क्या एक संप्रभुता? इसके बारे में हमने चर्चा की थी कि संप्रभुता अंग्रेजी के साजेंट्री और लैटिन भाषा के सुपरनर शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। अर्थात संप्रभुता राज्य का वह तत्व है जिसके कारण कोई भी राज्य अपने आंतरिक रूप से सर्वोच्च होता है और बाह्य रूप से स्वतंत्र होता है। इसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। फिर सेकंड पॉइंट था हमारा समाजवादी, यानी समाजवादी या समाजवाद। इसके बारे में भी हमने चर्चाएं कर ली थी कि समाजवाद दो प्रकार का होता है। नंबर 1 मार्क्सवाद समाजवाद, नंबर 2 लोकतांत्रिक मिश्र समाजवाद। हम बात करते हैं मार्क्सवाद समाजवाद क्या है। तो ये समाजवाद मेरे दोस्तों ये कहता है कि अर्थव्यवस्था पर संपूर्ण नियंत्रण राज्य और सरकार का होगा और यह निजी संपत्ति के उन्मूलन पर बल देता है। जबकि हम लोकतांत्रिक मिश्रित समाजवाद की हम बात करते हैं तो यह समाजवाद यह कहता है कि अर्थव्यवस्था पर सरकार और सार्वजनिक एवं निजी दोनों का ही नियंत्रण होगा और यह निजी संपत्ति का समर्थन करता है। जैसे कि हमारी खुद की संपत्ति है, कुछ हिस्सा सरकार के पास जाता है और कुछ हिस्सा हमारे पास रहता है। तो मेरे दोस्तों मेरे को ये बता दीजिए कि हमारी प्रस्तावना में या भारतीय संविधान में कौन सा समाजवाद है? या मार्क्सवाद समाजवाद है या लोकतांत्रिक मिश्र समाजवाद है? तो हमारी भारत में या हमारी संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक मिश्र समाजवाद का उल्लेख है। भारत में लोकतांत्रिक मिश्र समाजवाद है, हम ये कह सकते हैं। यहां तक हमारा टॉपिक हो गया था। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों के कुछ समझ में आ रहा होगा, थोड़ा बहुत, ज्यादा भी नहीं। तो देखिए दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो हमारी प्रस्तावना है आपके थोड़ा डीपली है, लेकिन आपको टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले वाले क्वेश्चन वो क्वेश्चन आज इस एग्जाम में यानी किसी भी एग्जाम में वो पहले वाला पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। आज क्वेश्चन हर पैटर्न हर एग्जाम का ही लेवल बदल चुका है। तो मेरे दोस्तों जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको इसी हिसाब से इसी प्रकार नोट्स बनाते हुए चलिए और इसी प्रकार आपको नोट्स बनाने हैं। अगर आप एक एनडीए के एग्जाम के अंदर सफल होना है, एग्जाम क्लियर करना है, तो आपको ऐसे ही पॉलिटी पढ़ना होगा। और अगर आपको मेरे नोट्स या लाइव क्लास या जो भी मेरे नोट्स आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे तो एक बार हमारी क्लास के साथ जुड़ जाइए और हमारी योद्धा ऐप को डाउनलोड कीजिए। अब देखते हैं हमारा अगला टॉपिक। यहां तक हो गया था। अब देखते हैं मेरे दोस्तों पंथ निरपेक्ष कि पंथ निरपेक्ष क्या होता है। दोस्तों पंथ निरपेक्ष दो प्रकार का होता है या इसका दो प्रकार का अर्थ होता है। नंबर 1 कि यह सभी धर्मों को समान रूप से बढ़ावा दिया जाएगा, यानी पंथ निरपेक्ष इसके दो अर्थ होते हैं। कितने अर्थ होते हैं मेरे दोस्तों? दो अर्थ। पहला है कि सभी धर्मों को समान रूप से बढ़ावा दिया जाएगा, सभी धर्मों को समान रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। और दूसरा पॉइंट है कि हमारे देश का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, कि हमारे देश का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा। एक बार वापस समझा रहा हूं दोस्तों, एक बार अच्छे से समझ लेना कि पंथ निरपेक्षता इस शब्द के दो अर्थ होते हैं। नंबर 1 पे है कि सभी धर्मों को समान रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। सभी धर्मों का मतलब ही चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, जैन धर्म हो, अदरवाइज कोई सा भी धर्म हो, किसी भी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा कौन कहता है? ऐसा कहता है पंथ निरपेक्षता। और दूसरा पॉइंट यह है
कि राजकीय धर्म, कि हमारे देश का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, कोई स्पेशल अलग से कोई एक धर्म नहीं होगा भारत का, कि भारत के अंदर हिंदू धर्म ही है। तो यानी कोई भी यानी किसी भी धर्म, यानी एक धर्म का कोई विशेष महत्व नहीं दिया गया है, और न ही कोई हमारे देश का कोई राजकीय धर्म होगा। यह है हमारी पंथ निरपेक्षता। इसके बाद में देखते हैं लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक, देखिए दोस्तों, लोकतंत्रात्मक क्या है कि यह शब्द लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। यह शब्द लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। अब देखिए दोस्तों, लोकतंत्र क्या है कि यह अंग्रेजी के डेमोक्रेसी शब्द और ग्रीक भाषा के डेमोस प्लस ग्रीस शब्द से मिलकर बना होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जनता का शासन। जिसका अर्थ क्या होता है? जनता का शासन। तो देखना लोकतंत्र क्या है कि यह अंग्रेजी के डेमोक्रेसी शब्द और ग्रीक भाषा के डेमोस प्लस कृषि शब्द से मिलकर बना हुआ है, और जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जनता का शासन। जिसका अर्थ क्या होता है मेरे दोस्तों? जनता का शासन। हम यह कह सकते हैं कि लोकतंत्र जनता के शासन को प्रदर्शित करता है या उल्लेखित करता है, कि अधिकतर देशों में लगभग लोकतंत्र शासन पाया जाता है, हम ये कह सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, वापस देख लीजिए एक बार कि लोकतंत्रात्मक क्या है कि यह शब्द लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। अब देखना लोकतंत्र क्या है कि यह अंग्रेजी के डेमोक्रेसी और ग्रीक भाषा के डेमोस प्लस क्रेसी शब्द से मिलकर बना होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जनता का शासन। अर्थात लोकतंत्र जनता के शासन को प्रदर्शित करता है या उल्लेखित करता है। अब देखते हैं कि लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है। तो देखिए दोस्तों, लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। दूसरा होता है प्रतिनिधि या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है मेरे प्यारे दोस्तों। नंबर एक पे है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, नंबर दो पे है प्रतिनिधि या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब देखते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अगर हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करते हैं तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जन्मस्थली यूनान को कहा जाता है। इनकी जन्मस्थली किसको कहा जाता है मेरे दोस्तों? यूनान को। और वर्तमान में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहां पे पाया जाता है? तो मेरे दोस्तों, वर्तमान में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? वर्तमान में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। इसीलिए स्विट्जरलैंड को हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर कहा जाता है या कह सकते हैं। वापस देख लीजिए कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जन्मस्थली कहां है? यूनान को कहा जाता है। वर्तमान में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहां पर प्रचलित है, कहां पर देखने को मिलता है? तो मेरे दोस्तों, स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। इसीलिए स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर कहा जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब यह होता है मेरे दोस्तों कि स्विट्जरलैंड के अंदर जब भी छोटे मोटे फैसले लिए जाते हैं, जैसे कोई कानून बनाना है, कोई बिल पास करना है, बजट पास करना है या संविधान में संशोधन करना है, तो इन सब पर टोटल के टोटल कानून के ऊपर फैसला कौन लेती है? वहां की जनता, वहां की नागरिकता। यानी वहां की जनता इसको यानी इन टोटल के ऊपर फैसला लेते हैं कि कोई कानून बनाना है या फिर संविधान में संशोधन करना है या नहीं है। एक मतदान के द्वारा स्विट्जरलैंड के अंदर फैसला लिया जाता
सकता है, हम ये कह सकते हैं। वापस देख लीजिए कि स्विट्जरलैंड के अंदर क्या है, क्या नियम है कि जो भी छोटे मोटे फैसले होते हैं, कोई कानून बनाना है या संविधान में संशोधन करना है, इन सब बातों के ऊपर वहाँ की जनता फैसला करती है कि कोई कानून बनाना है या नहीं बनाना है। अगर बनाना है तो वहाँ पर कानून लागू हो जाएगा, और अगर नहीं बनाना है तो वहाँ पर कानून रद्द हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब बात करते हैं प्रतिनिधि या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। यह क्या है कि जब जनता अपने चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से एक निश्चित समय के लिए शासन करे, कि जब जनता अपने चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से एक निश्चित समय के लिए शासन करे। जैसे हमारी जनता है, यहाँ पर जो भी कानून बनाए जाते हैं, जैसे कोई कानून है, कोई बिल पेश करना है, बजट पास करना है, संविधान में संशोधन करना है, यहाँ पर कौन करता है, यानी प्रत्यक्ष यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में कौन करेगा, कि जब जनता द्वारा चुने गए एक प्रतिनिधि करेगा। जैसे हम भारत की बात करते हैं, जैसे राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति या हमारी सरकार है, वो ही एक यानी बिल पेश करती है, यानी बिल बना सकती है, बजट पास करती है, संविधान में संशोधन कर सकती है। यह है भारत के अंदर प्रतिनिधि या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। हम यह कह सकते हैं कि भारत के अंदर कौन सा लोकतंत्र पाया जाता है, तो भारत के अंदर प्रतिनिधि या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो भी कानून बनाते हैं वो कौन बनाएंगे, एक जनता के द्वारा चुना गया एक प्रतिनिधि जैसे राष्ट्रपति। जबकि हम स्विट्जरलैंड की बात करते हैं तो वहाँ पर अगर कोई भी कानून बनता है तो वहाँ पर उसका फैसला कौन करती है, वहाँ की जनता। जबकि भारत या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करते हैं तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जहाँ पर पाया जाता है, यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जहां पर पाया जाता है वहां पर क्या होता है कि अगर कोई भी कानून बनता है, कोई भी बिल पास होता है, कोई भी बजट पास करवाना है, तो कौन करती है मेरे दोस्तों, कौन करता है कि जनता द्वारा चुना गया एक प्रतिनिधि। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि भारतीय संविधान की हमारे जो प्रत्यक्ष यानी लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के कौन कौन से तत्व हैं। तो देखिए दोस्तों, लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के तत्व, लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के तत्व देखना। एक तो है प्रस्तावना, नंबर 2 वयस्क मताधिकार, नंबर 3 नियमित चुनाव, और नंबर 4 पे है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका यह है भारतीय संविधान में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के लक्षण या तत्व। वापस देख लीजिए दोस्तों, मैं वापस फिर से आपको एक बार समझा रहा हूं, अगर नहीं समझ में आया है तो मैं एक बार फिर से आपको समझा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पंथ निरपेक्ष कि पंथ निरपेक्ष क्या है। तो मेरे दोस्तों, इसके 2 अर्थ होते हैं। मेरे दोस्तों, इसके 2 अर्थ होते हैं। नंबर 1 है कि सभी धर्मों को समान रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। दूसरा क्या अर्थ इसका कि हमारे देश का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, कि अगर कोई भी धर्म है, ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर सिर्फ हिंदू धर्म ही अपनाया जाएगा, सिख धर्म नहीं होगा, कोई सा भी धर्म भारत के अंदर निवास कर सकता है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा कहता है पंथ निरपेक्षता। फिर हम बात करते हैं लोकतंत्र की कि लोकतंत्रात्मक क्या है। तो मेरे दोस्तों, लोकतंत्रात्मक यह शब्द लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है, यह शब्द लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। अब देखते हैं कि लोकतंत्र क्या है। तो मेरे दोस्तों, यह अंग्रेजी के डेमोक्रेसी और ग्रीक भाषा के डेमोस प्लस ग्रीस शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जनता का शासन। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र जनता के शासन को प्रदर्शित करता है या उल्लेखित करता है। फिर हम बात करते हैं कि लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है।
तो मेरे दोस्तों लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। नंबर एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा होता है प्रतिनिधि या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अगर हम बात करते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र की, तो मेरे दोस्तों प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंदर क्या होता है कि जहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है वहां पर जो भी कानून बनते हैं, कोई भी संविधान में संशोधन करना होता है, तो उन सब पर छोटे मोटे फैसले कौन लेते हैं? वहां की जनता लेती है। जब हमें अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र की बात करते हैं तो यहां पर फैसला कौन लेता है कि जब एक जनता के द्वारा चुना गया एक प्रतिनिधि वही यहां पर कानून बनाता है, वही संविधान में संशोधन करता है। अगर हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करते हैं तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र मेरे दोस्तों इसकी जन्मस्थली यूनान को कहा जाता है और वर्तमान में प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को कहां पर मिलता है? हमें स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। इसीलिए स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का कर कहा जाता है। क्वेश्चन कैसा पूछेगा आपको एग्जाम में? तो एग्जामिनर आपको क्वेश्चन ये पूछेगा मेरे दोस्तों कि भारतीय संविधान या प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहां पर पाया जाता है, कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहां पर पाया जाता है? तो मेरे दोस्तों वर्तमान में प्रत्यक्ष लोकतंत्र आपको स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। तो आपको ऑप्शन में आंसर क्या होगा, क्या करना होगा? स्विट्जरलैंड करना होगा। अब देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं तो भारत में कौन सा लोकतंत्र पाया जाता है? या प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है या प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? तो भारत में प्रतिनिधि या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र के तत्व या लक्षण कौन कौन से हैं? तो पहला है कि प्रस्तावना, नियमित चुनाव, वयस्क मताधिकार और स्वतंत्र न्यायपालिका, ये लोकतंत्र के लक्षण या तत्व पाए जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट है, आगे देखते हैं। आपको लगातार मेरे साथ के साथ आपको भी मेहनत करना है मेरे दोस्तों। बिगर मेहनत आप एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते हो। तो अगर अभी से ही जिन्होंने भी तैयारी करना स्टार्ट नहीं किया है एनडीए के लिए, तो वो आज से ही लग जाना मेरे दोस्तों एनडीए के पेपर को उखाड़ने के लिए, उखाड़ के रखेंगे। तो आप सभी के सभी मेरे साथ पॉलिटी पढ़ते रहिए लगातार। और अगर आपको हमारी क्लास पसंद है या कुछ समझ में आ रहा है तो आपका थोड़ा बहुत फर्ज बनता है मेरे दोस्तों क्लास को शेयर और लाइक करने का। मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, वैसे आप सब समझदार हैं, सब एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो पढ़ तो रहे होंगे और एक अच्छे से पढ़ना। अब देखिए दोस्तों, अगला है गणराज्य। गणराज्य कि गणराज्य शब्द क्या है? कि मेरे दोस्तों यह शब्द कहां से लिया गया है? मेरा पहला क्वेश्चन तो यह है। तो मेरे दोस्तों यह शब्द फ्रांस से लिया गया है। गणराज्य शब्द कहां से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। अब देखिए दोस्तों, गणराज्य शब्द के भी दो अर्थ होते हैं। कितने अर्थ होते हैं? दो अर्थ होते हैं। दो अर्थ होते हैं। पहला अर्थ है कि भारत का संवैधानिक प्रमुख या राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं। क्या है? पहला पॉइंट है कि भारत का जो राष्ट्रपति या संवैधानिक प्रमुख है, कि भारत का जो संवैधानिक प्रमुख है, संवैधानिक प्रमुख या राष्ट्रपति क्या होता है मेरे दोस्तों? निर्वाचित होता है। निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं। नहीं कैसे होता है? यानी जो हमारे राष्ट्रपति है, हमारा जो राष्ट्रपति है, इसका चुनाव एक अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत किया जाता है। जब हम बात करते हैं वंशानुगत, वंशानुगत का मतलब यह है मेरे दोस्तों, जैसे ब्रिटेन के अंदर, कि ब्रिटेन के अंदर एक ताज शासन है,
ब्रिटेन के अंदर क्या है मेरे दोस्तों, एक ताज शासन है, वहां पर संविधान है, लेकिन एक संविधान सभा के द्वारा उसका निर्माण नहीं किया गया है। वहां पर पहले के अकॉर्डिंग परंपराओं पर आधारित वहां का संविधान है। वहां पर जैसे कोई भी राजा आ गए, राजा होते हैं या फिर कोई भी रानी है, वो अपने हिसाब से वहां पर कानून बनाते हैं और उस कानून को वहां की जनता फॉलो करती है। लेकिन जबकि भारत के अंदर ऐसा कोई नियम नहीं है। भारत के अंदर एक निश्चित समय के लिए शासन होता है। जैसे अगर राष्ट्रपति होता है तो वो 5 साल के लिए बनता है, उसके बाद में। और दूसरा पॉइंट मेरा यह है कि भारत के अंदर यानी विधानसभा के द्वारा किया गया है, इसमें कोई भी फेरबदल नहीं कर सकता है कानून के अंदर। जैसे हमारी प्रस्तावना की हम बात करते हैं तो प्रस्तावना में कोई शब्द है या जो हमारे 88 शब्द है, इनमें से कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, हम हटा नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ नया जोड़ा जा सकता है। ऐसा सिस्टम है मेरे दोस्तों। तो दूसरा पॉइंट मेरा यह है, पहला तो ये क्या है गणराज्य शब्द का, कि भारत का संवैधानिक प्रमुख या राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं। और दूसरा है यह है कि भारत में कोई भी राजनीतिक पद हो या सार्वजनिक पद सभी नागरिकों के लिए खुले हैं। आप भी चाहे चुनाव लड़ सकते हो, आप भी राष्ट्रपति बन सकते हो। कानून के यानी कानून के अनुसार कोई भी इसमें आपको कोई रोक टोक नहीं है, न कोई आपके ऊपर कोई पाबंदी कर सकता है। तो पहला पॉइंट तो यह था कि भारत में यानी भारत का संवैधानिक प्रमुख या राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं। दूसरा यह था कि भारत में सभी राजनीतिक पद या सार्वजनिक पद, राजनीतिक पद या सार्वजनिक पद सभी नागरिकों के लिए खुले हैं, ओपन है, कि कोई भी राजनीतिक यानी कोई भी अपना चुनाव लड़ सकता है कानून के अनुसार। यानी चुनाव लड़ने की जो योग्यता उम्र है उसके अकॉर्डिंग आप भी चुनाव लड़ सकते हो। यानी भारत के अंदर किसी भी नागरिक के ऊपर कोई पाबंद नहीं है। तो मेरे दोस्तों यह है गणराज्य शब्द का अर्थ, कि संवैधानिक प्रमुख या राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं होता है। और बात करते हैं कि राजनीतिक पद या सार्वजनिक पद सभी के लिए खुले हैं। यह था हमारी संविधान का पहला पार्ट। हमारी संविधान का पहला पार्ट मेरे दोस्तों यह था, और इसमें हमने प्रत्येक के ऊपर हमने देखा है, व्याख्या की है। तो एक बार देख लीजिए। मैं आशा करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और आपको इसी प्रकार जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको इसी अकॉर्डिंग आपको ऐसे नोट्स तैयार करने हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मेरे दोस्तों, एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर जो पूछेगा वो एक भी इन नोट्सों के बाहर से नहीं मिलेंगे। और आपका दोस्तों देखिए, आपका प्यार, आपकी भावनाएं, आपका विश्वास और आपका ये भरोसा लगातार हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। और हमारा आपके इस भरोसे को हमारा योद्धा परिवार कभी भी टूटने ना देगा, सदा आपके साथ खड़ा रहेगा, बना रहेगा, डटा रहेगा। तो इसलिए मैं दोस्तों आपको यही कहूँगा कि हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर दीजिए। थैंक यू। और अगले क्लास में हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे और फिर हम अगले टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रस्तावना का सेकंड पार्ट। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। आज क्लास तक यहीं तक।